हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, आपके पॉलिटिकल साइंस सिलेबस के फर्स्ट पार्ट के सारे वीडियोस बन चुकी हैं। आप चैप्टर पढ़ते वक्त एक बार वीडियो देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। पार्ट 2 में हमने 7 वीडियोस बना दी हैं। आज टर्न है चैप्टर 8 का, स्थानीय शासन या लोकल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये कहते ही कुछ ऐसे पिक्चर मन में नहीं आते। ये है केंद्रीय सरकार। और राज्य में क्या है? राज्य के जो कैपिटल्स हैं वहाँ होते हैं मंत्रालय। जैसे लखनऊ में है उत्तर प्रदेश मंत्रालय, रांची में है झारखंड मंत्रालय, बेंगलोर में है कर्नाटक मंत्रालय। लेकिन भारत की अधिकांश जनता तो छोटे छोटे गांवों में रहती है, छोटे छोटे शहरों में रहती है। इनके लिए दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता यह सब पहुंचना तो बहुत दूर होता है। इनके लिए है स्थानीय सरकार या पंचायती राज। तो स्थानीय सरकार क्या है? ग्राम, ब्लॉक और जिला लेवल पर सरकार या गवर्नमेंट। एक एक करके देखें। ग्राम लेवल पे है तीन चीज़ें। ग्राम सभा, ग्राम के सभी लोग इसके सदस्य होते हैं, सभी लोग यानी कि अडल्ट लोग, और ये अपने में से 5 या 7 लोगों को ग्राम पंचायत के लिए चुनते हैं। वैसे कुछ कुछ ग्राम में 30-31 लोग भी पंचायत में होते हैं। और ग्राम के जो सरपंच है वो पंचायत के लीडर होते हैं। ये क्या काम करते हैं? बिना लंबी कार्रवाई के ग्राम संबंधित जितने फैसले, वाद विवाद, इन सब को निपटाते हैं। तो कम खर्चों में और तेजी से गाँव वासियों की समस्याओं का हल हो जाता है। तो ग्राम लेवल। अब अगले लेवल पे है ब्लॉक। कोई 10 गांव मिलकर बनता है एक ब्लॉक, और ब्लॉक में है पंचायत समिति। इसके सदस्य हैं ब्लॉक में जितने गांव हैं उन सब के सरपंच, और अध्यक्ष कौन है? सदस्यों में से चुनाव से भरा जाता है। पंचायती समिति ब्लॉक के अधीन पंचायतों के कामकाज पर निगरानी करती है, उनकी सहायता करती है और ब्लॉक की उन्नति के लिए फैसले लेती है। तो ग्राम और ब्लॉक देख लिया। अब आते हैं जिला। 21 ब्लॉक मिलकर बनता है एक जिला, और जिला में है जिला परिषद, जिसके सदस्य हैं उस जिला में जितने ब्लॉक हैं उन पंचायत समिति के अध्यक्ष, और ये अपने में से अध्यक्ष चुनाव से चुन लेते हैं। तो जिला परिषद के काम है अधीनस्थ सारे ब्लॉक की निगरानी करना और जिला उन्नति के लिए फैसले लेना। तो इन 3 लेवल्स को एक साथ एक बार देख लो। ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और जिला लेवल पे जिला परिषद। नगरीय क्षेत्रों में भी है नगर पालिका, ये म्यूनिसिपैलिटी होती है 30,000 या अधिक आबादी वाले शहरों में, और नगर निगम या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये होते हैं 5 लाख या अधिक आबादी वाले शहरों में। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, स्थानीय सरकार का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। जो काम लोकल लेवल पे होना चाहिए वो काम लोकल लोगों द्वारा ही होना चाहिए या उनके नुमाइंदों द्वारा होना चाहिए, लोकल पीपल या लोकल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे भारत में लोकल गवर्नमेंट कब का विकास कब हुआ था? इसका एक हिस्टोरिकल आपको जान के अच्छा लगेगा कि महाकाव्य रामायण में भी ग्राम सभा का जिक्र है। पर अब कुछ आधुनिक टाइम में आते हैं तो 1882 में उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपॉन, उन्होंने लोकल लेवल पे इलेक्शन करवाए और लोकल बोर्ड बनाए। 1919 में पास हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें अनेक ग्राम पंचायत बने। स्वाधीनता संग्राम में महात्मा गांधी का मानना था कि आर्थिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण पर जोर दिया जाए, और ये संभव है केवल स्थानीय सरकार द्वारा। लेकिन संविधान बनाते वक्त इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? वो समय था केंद्र को मजबूत बनाने का, इसलिए अधिक सत्ता केंद्र के हाथ में थी। और उस वक्त गांव-गांव में ना जात पात, आपसी फूट का एक माहौल था। तो संविधान निर्माता को लगा ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता देंगे तो वो दलित वर्गों पे बहुत अत्याचार करेंगे, इसलिए उन्होंने स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया। 1952 में लॉन्च हुआ सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका मेन पॉइंट था कि स्थानीय विकास में जनता की भागीदारी होनी चाहिए। इसके लिए 3 स्तरीय पंचायती राज योजना की सिफारिश की गई। महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में तो चुनाव के साथ स्थानीय सरकार बन गए, फटाफट बन गए, लेकिन बाकी स्टेट्स में काम धीरे धीरे हो सकता था। एक चीज देखा गया कि अधिकतर इलेक्टेड बॉडीज, अधिक निकाय में वित्तीय मदद, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए उन्हें केंद्रीय या प्रदेशीय सरकार पर निर्भर होना पड़ता था। पैसे नहीं आए तो काम नहीं होता था। कुछ जगह पे तो हाल ऐसा हुआ कि स्थानीय निकाय, इलेक्टेड बॉडी को भंग कर दिया गया और सारा काम सरकारी ऑफिसर को सौंप दिया गया, यानी कि लोकल गवर्नमेंट फेलियर पड़ गई। 1992 में संसद में संविधान के 73rd और 74th संशोधन पारित हुए। 73rd को पहले देख लेते हैं। ये गांव से संबंधित है। नंबर 1 है इसका, प्रदेशी सरकारों को त्रिस्तरीय पंचायती राज योजना बनाने का या जो बनी है उनको सुधारने के निर्देश दिए गए। हर ग्राम में कंपलसरी रूप से, अनिवार्य रूप से ग्राम सभा बनना है। ग्राम का हर प्राप्त वयस्क ग्राम सभा का सदस्य बनेगा और ग्राम सभा की भूमिका और फैसले प्रदेश के कानूनों के तहत रहेंगे।
नंबर 2 पॉइंट पे हम देखते हैं कि पंचायती राज के तीनों स्तरों का प्रत्यक्ष चुनाव होगा। हर पंचायती निकाय 5 का इलेक्शन का टाइम रहेगा 5 साल, और उससे पहले अगर भंग हो गया तो 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर सभी पंचायती संस्थाओं में, चाहे वो ग्राम लेवल पे हो या जिला लेवल या ब्लॉक लेवल, 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी उनके जनसंख्या के अनुपात आरक्षण रहेगा, और अगर प्रदेश सरकार चाहे तो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण संभव है। महिलाओं के पंचायत में आने से फैसलों में एक नया परिप्रेक्ष्य आया है, एक सेंसिटिविटी आई है। कुछ चीज़ें जो 6 महीने 8 महीने तक झूलती रहती थी वो आजकल 1 हफ्तों में भी सॉर्ट हो जाती है। पर एक और चीज़ देखा गया है जिसको मजे मजे में सरपंच पति कहते हैं, यानी कि पत्नी को सरपंच बनाकर पति उसके पीछे सारा पावर यूज़ करते हैं, सारी सत्ता यूज़ करती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह फिनोमेना कुछ कम होती जा रही है। चौथे नंबर पे है राज्य सूची के 29 विषय को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि ये स्थानीय स्तर के विकास और कल्याण कामकाज से संबंधित थे, जैसे कृषि, ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल, सड़क बनाना, ग्रामीण आवास, लघु सिंचाई, लघु उद्योग इत्यादि। 5वें नंबर पे है आदिवासी जनजाति के लिए प्रावधान। 73rd संशोधन में आदिवासी जनजातियों पे लागू नहीं हुआ था। 1996 में इनके लिए अलग अधिनियम बना जिससे इनको भी पंचायती राज में लाया गया। वैसे तो आदिवासी समुदाय के अपने रीति रिवाज, शेयरिंग और केयरिंग बहुत अच्छे थे, जैसे साझा जंगल, साझा जल, तो इन सब रीति रिवाज की भी रक्षा की गई। छठे नंबर पर हर राज्य में स्टेट इलेक्शन कमीशन या राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई, जो एक ऑटोनोमस अधिकारी है, स्वतंत्र अधिकारी है और पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाती है। एक और बॉडी हुई जो थी राज्य वित्त आयोग या स्टेट फाइनेंस कमीशन। हर 5 वर्ष ये बनता है और ये का काम है स्थानीय शासन संस्थाओं के आर्थिक स्थिति का जायजा लेना कि उनके पास पैसे है या नहीं। प्रदेश और स्थानीय शासन के बीच जो फंड्स है उसका बंटवारा, उसका रिव्यू करना, ग्रामीण और नगर शासन के बीच भी फंड्स का बंटवारा का रिव्यू करना। तो ये थे जो 73rd संशोधन से आए 7 बदलाव। इनको एक बार फिर से देख लो। चलो अब हम देखते हैं 74th संशोधन। ये शहरी इलाकों के लिए किया गया था। शहरी इलाका मतलब 5000 से अधिक जनसंख्या, 75% पुरुष खेतीबाड़ी से अलग काम करते हैं और जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। इन 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो 74th संशोधन में क्या था? सारे प्रावधान 73rd जैसे ही हैं। प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण, विषयों का हस्तांतरण, प्रादेशिक चुनाव आयोग, प्रादेशिक वित्त आयोग, ये सभी वैसे ही हैं, लेकिन शहरों के लिए। तो हमने इससे क्या देखा? सारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं आज हैं और उनमें महिलाओं और पिछड़े वर्ग अच्छी तरह से मौजूद हैं। तो इससे हम ये समझते हैं कि संविधान के 73rd और 74th संशोधन से स्थानीय शासन की शक्तियां मजबूत हुई हैं। तो बच्चों, ये था आज का चैप्टर 8। आप एक बार वीडियो को देखो, फिर चैप्टर को पढ़ो, देखोगे फटाफट चैप्टर क्लियर हो रहा है। अपने शब्दों में आंसर लिखना, एग्जाम्पल दे देकर आपका बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे। आई प्रॉमिस यू दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।